Okay. जी students, today we are going to start with the new lecture, and the topic of this is the naming of cats. As you can see on the screen, the naming of cats written by Thomas Stearns Eliot. इसको हम T.S. Eliot भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो छोटा शॉर्ट नेम जो है वो इनको हम क्या बोलते हैं, T.S. Eliot भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर द नेमिंग ऑफ कैट्स इज आवर नेक्स्ट पोइम, और ये जो है बहुत ही ज़रा एक मज़ाहिया सी पोइम है, और इसको ज़रा बहुत सारा ह्यूमर के साथ पेश किया गया है। लेकिन इसके सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ताकि हमें जो है पोइम पढ़े तो हमें जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो पता चल जाए। एमर्सन इलेक्ट्रा डिमीटर, पेज नंबर 39 निकालिए अपना। तो इससे पहले के वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करें, हम थोड़ा सा टी.एस. एलियट के बारे में जानते हैं कि टी.एस. एलियट जो थे वो थे कौन। तो टी.एस. एलियट वाज बोर्न इन एस.टी. लुइस, यूएसए। ही वाज अ पोएट ऑफ प्ले राइट, यानी प्ले राइट लिखते थे, प्लेज लिखते थे, एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, और क्रिटिसिज्म जो है पोइट्री के हवाले से, प्रोज के हवाले से, वो सारी चीजें जो है वो लिखते थे। हिज राइटिंग वाज यूजुअली वेरी कॉम्प्लेक्स, इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, एंड हिज लॉन्ग पोइम्स हैड मेनी रेफरेंसेस टू हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल पीपल एंड इंसिडेंट्स, यानी कि इनकी जो पोइट्री है वो बेसिकली जो है वो हिस्ट्री से कनेक्टेड है, यानी बैकग्राउंड ऑफ समथिंग, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, बैकग्राउंड ऑफ एनी पीपल, जो कि वो जिनके बारे में लिखते थे तो वो उनकी हिस्ट्री में पास में जरूर जाते थे। हाउएवर ही आल्सो रोट मैनी ह्यूमरस पोइम, बहुत सारी ह्यूमरस पोइम जिसमें मजाक के तौर पर उन्होंने लिया उन चीज़ों को, और वो भी उन्होंने लिखी। एंड यहाँ पर देखिए, जैसे कि wrote many humorous poems about cats in a book called Old Possum Books of Practical Cats। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो इस तरह इनकी एक पोइम जो है द नेमिंग ऑफ कैट्स हम पढ़ने लगे हैं, वी आर गोइंग टू रीड इट। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी पोइम्स पहले भी लिखी, इससे अलावा भी बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं अपनी बुक्स में। दीज पोइम्स वर पुट टू म्यूजिक एंड एंड्रयू लोवर्ड वेबर to create a musical cast which became a hit in the western end of London and on Broadway in the New York। और जो जिनके बारे में जो है जो पोइम्स जो उन्होंने लिखी हैं वो सारा जो है उसको डिस्प्ले किया गया बाय वो इनएक्ट, ठीक है, इनएक्ट के तौर पे। और इस जो है इसके उनको जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट किया गया। तो दिस इज़ अबाउट टी.एस. एलियट। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन टेक्स्ट मी। सो यहाँ पर हमने टी.एस. एलियट का जो है वो बैकग्राउंड जाना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पोइम के हवाले से, और पोइम के डिफिकल्ट वर्ड्स को हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट द पोइम। So let's start with the difficult words. Emerson Electra, page number 39 of your book. Please open at page number 39 of your books. और मुझे मैं आई होप सो यू हैव बॉट द बुक्स, यानी कि आपके पास अब बुक्स होनी चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग नोट्स। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक जो है आप जो है इस तरह से विदाउट बुक्स और विदाउट नोट्स जो है वो पढ़ते रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के पास ये दोनों चीजें मौजूद हों। यस, नाउ वी आर गोइंग टू do the words to know। Emerson, Electra, Demeter, Greek mythological characters। ये ऐसे characters हैं जो myth में, mythological way में जो है चीज़ों के बारे में जो है, जैसे हम कहते हैं कि अब्दुल्ला है या मोहम्मद है, तो इस तरह जो है हमारा नाम जो हमारा एसोसिएट करते हैं हम इस्लामिक नेम कि इन नाम का जो है इंप्रेशन पड़ता है किसी भी इंसान पर। तो दिस इज हाउ दे टेक द थिंग्स, कि वो किस तरह से नाम को प्रिडिक्ट करते थे, और नाम जो है वो लोगों के रखते थे या इवन अपने जानवरों के भी, ठीक है। चेरिश का मतलब है टू होल्ड डियर, टू ट्रीट विद अफेक्शन, यानी बहुत अच्छे अंदाज से किसी को ट्रीट करना, बहुत आराम से किसी को ट्रीट करना, किसी से पेश आना। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है थॉटफुल ऑब्जर्वेशन और स्टडी, यानी आप किसी चीज को बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में जाके किसी के बारे में सोचते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेम्पलेशन। ओके, यहाँ पर डिग्निफाइड का मतलब है वर्दी और रिस्पेक्ट, यानी कि डिग्निफाइड का मतलब रिस्पेक्टेबल। इफेबल का मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस करने के काबिल हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। एफिनिएबल, अ मेड अप वर्ड, एक अपने से कोई बनाया गया वर्ड। एवरीडे नेम्स, ऑर्डिनरी वुमेन, एवरीडे नेम्स का मतलब यहाँ क्या है, ऑर्डिनरी वुमेन्स, आमतौर पर जो आम खवातीन होती हैं। इनइफेबल का मतलब है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड। हमने इस एफेबल का मतलब क्या पढ़ा कि कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल
इफेबल, लेकिन इनएफेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग, यानी कि आप किसी चीज को ना कर सकते हो या एक्सप्रेस ना कर सकते हो। इनस्क्रूटेबल का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप किसी चीज को समझ ना सके। मेड ऑफ अ शैटर, मैड एज अ हैटर, ये क्रेजी, यानी कि बहुत ज्यादा जो है आप पागलपन की हद तक जो है किसी चीज को लेते हैं, आप एग्रेसिव शो करते हैं किसी चीज को, क्रेजी हैं आप किसी की चीज के बारे में, दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट मैड एज अ शटर। पिकुलर का मतलब है ओल्ड, स्ट्रेंज। परपेंडिकुलर का मतलब है बीइंग एट स्ट्रेट एंगल्स। परपेंडिकुलर आपने मैथ्स में जो पढ़ा है सेम। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है जी, बताइए परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है गर्ल्स, मुझे टेक्स्ट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको परपेंडिकुलर लाइन का पता है। अब नेट प्रॉब्लम है आ रहा है, सो मुझे रिकॉर्डिंग ओके। सो जी मुझे बताइए गर्ल्स, व्हाट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर लाइन। यूं ये स्ट्रेट लाइन जो हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं। ऑलराइट, प्लेटो द नेम ऑफ ग्रीक फिलोसोफर, ये जो नाम था ग्रीक फिलोसोफर का नाम था। प्रोफाउंड, डीप, बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस, बड़ी बहुत ज्यादा जिसको डेप्थ में जाके किसी को देखें तो। Poem का मतलब है a select group and rap का मतलब है deeply observed. So these are the words and meanings, difficult words and their meanings. I hope so you got the idea about it. So today we have done with the difficult words of the naming of the cats, and that is written by Thomas Eliot, T.S. Eliot. And now we are going to start with the poem. The naming of cat is a difficult matter. Poet कहता है कि बिल्लियों को नाम देने जो है वो बहुत difficult है, काम भी ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज नॉट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स, ये कोई गेम्स का नाम नहीं रखना हमने। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हैटर, आप सोचेंगे कि ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैट्स के 3 डिफरेंट नेम रख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो क्या कर सकते हैं, देयर इज द नेम दैट द फैमिली यूज डेली। एक ऐसा नाम होता है जो कि फैमिली जो है हमारे हमें जिस नाम से पुकारती है वो नाम होता है, ठीक है, सच एज पीटर, अगस्टस, ओल्जोनो, ओलोन्स, जो और जेम्स, ठीक है, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है, ये फैमिली नेम्स हैं, ठीक है, सच एज विक्टर, जोनाथन, जॉर्ज एंड बिल बेले। सो दीज आर द नेम्स जो कि आपको फैमिली नेम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से लिखते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म और एक जो है अपेरेंट फॉर्म, जो है जो कि पोएम को पढ़ के लिखता है। पढ़ने से मुराद ये है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्या आ रहा है कि वो बता रहा है कि कैट्स के नाम जो हैं वो फर्स्ट जो है क्या हो सकता है, वो फैमिली नेम्स होते हैं जो कि लोग उनके लिए रखते हैं। इसी तरह ह्यूमंस के भी जो फैमिली नेम्स होते हैं वो जो घर में आपको बुलाते हैं जिस तरह से प्यार से, या जिस तरह से आपको किसी ने आपका नाम रखा हो, तो दिस इज हाउ दे क्रिएट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। ये सब जो हैं वो एक सेंसिबल नेम्स होते हैं। देयर आर फैंसियर नेम्स इफ यू थिंक दे सेकंड साउंड स्वीटर। अब यहाँ पर फैंसियर नेम्स यानी कि बहुत सारे जो है बाहर लोगों के लिए, आप जो लोगों के सामने इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको उस नाम से पहचानते हैं, तो दे व्हाट वी कॉल द सेकंड टाइप ऑफ कैट्स। सम फॉर द जेंटलमैन, सम फॉर द डेम्स। डेम्स यहाँ पर हमने पढ़ा कि खवातीन को कहते हैं। सच एज प्लेटो, एमर्सन, इलेक्ट्रा, डिमिटर। ये जैसे जैसे वर्ड्स जैसे हमने ये वर्ड्स प्लेटो, एमर्सन, इलेक्ट्रा, डिमिटर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये 2 नेम्स हैं जो कि बाहर लोग जो हैं लोगों को पहचानते हैं, ठीक है, या कैट्स को जो बाहर का नाम जो है, जो लोग जो हैं घर में उसको इस नाम से नहीं पुकारते लेकिन बाहर लोग जो है उसको इसके नाम से पुकारते हैं। तो दीज आर द नेम्स, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर, लेकिन कैट को एक जो है पर्टिकुलर नेम चाहिए होता है, एंड नेम दैट्स पर्टिकुलर एंड मोर डिग्निफाइड, यानी कि जिसमें ज्यादा ऑनर होता है, और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, यानी कि वो अपनी जो मूंछें फैलाती है, और चेरी से स्प्रेड, और जिससे वो जो समाए फूले ना समाए, यानी उसको बड़ा फख्र महसूस हो उस नाम पर। ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड, इस तरह के नेम आई कैन गिव यू अ कोरम। कोरम का मतलब है मैं ऐसा कोई ग्रुप आपको बता सकता हूँ। सच एज मैनस्ट्रप, कोजा एंड कोक्रीवॉट।
such as Blomberina or Alzheimer's. So these are the different names of the cats, all right? Names that never belong to more than one cat. और ये ऐसे नाम हैं जो एक से ज्यादा किसी कैट का नाम नहीं हो सकता, यानी पर्टिकुलरिटी आ जाती है यहाँ पर। थर्ड टाइप ऑफ जो नाम है उसमें पर्टिकुलरिटी इस तरह से आती है कि वहां पर लोग जो हैं वो एक जिस तरह कहते हैं स्पेशलिटी है, उस नाम में स्पेशलिटी है, यानी कि ऐसा नाम जिसको यूनिक नाम कह सकते हैं, उसी तरह से ये नाम जो है लोग अपने रखते हैं, या कैट्स के नाम भी वही रखते हैं जो कि कोई किसी दूसरी कैट का नहीं हो सकता। बट अबव एंड बियॉन्ड दीज स्टिल वन नेम लेफ्ट, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज रह सकती है, एंड दैट इज द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो नाम आप कभी भी जान नहीं सकते, ठीक है। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, और ऐसे नाम जो हैं जो ह्यूमन डिस्कवर ही नहीं कर सकते, वो क्या नाम है। बट द कैट हिमसेल्फ नोज एंड विल नेवर कन्फेस, लेकिन ये नाम सिर्फ कौन जानता है, वो कैट, वो इंसान, वो खुद जो इंसान। यहाँ पर कैट जो है यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं ह्यूमंस को, कि इंसान जो है वो एक नाम खुद इंसान की अपनी जो अंदर शख्सियत ना, एक हमारी शख्सियत है जो हम बाहर लोगों में मशहूर है, एक शख्सियत है जो हम फैमिली में मशहूर है, एक वो शख्सियत है जो हम खुद जानते हैं, हम अपने इनर को खुद जानते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनर सेल्फ। तो हम अपने आप को जितना जानते हैं, हम लोगों को तो वो नहीं बताते कि हम अंदर से क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि यहाँ पर कैट्स के बारे में, कैट्स को मज़ाहिया अंदाज में उसने लिया, रिलेट किया ह्यूमन से, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, व्हेन यू नोटिस अ कैट इज प्रोफाउंड मेडिटेशन, जब आप देखें कि कोई कैट जो है प्रोफाउंड बहुत डीप मेडिटेशन सोच में है, द रीजन आई टेल यू इज ऑलवेज द सेम, हमेशा से यही होगी। His mind is engaged in a rapt contemplation, कि वो किसी गहरी सोच में होगी, of the thought of the thought of the thought of his name, और वो क्या सोच रही होगी, अपने नेम के बारे में, ठीक है। इज इनफेबल जिसमें वो जो है वो बिल्कुल जो है वो सोच जो है उसकी डेप्थ जो है वहां पर मौजूद रहेगी, वो उसी के बारे में हमेशा सोच रही होगी। डीप इज इनस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, और वो जो अपना नाम है यहाँ पर वो अपना पर्टिकुलर नेम जो इनर सेल्फ वो खुद को जानती है, दैट इज द नेम इटसेल्फ। यानी कि वो इंसान जो हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, वो एक अलग चीज है। हम अपने आप को जब घर में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। एंड वन जो कि अपने आप को अंदर से जानता है, दैट इज अनदर। तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ ह्यूमंस, यानी कि इंसान जो है वो अपने आप को किस तरह से पहचानता है, या उसकी किस तरह से पहचान है। इसी तरह से जो कैट्स है उसके बारे में भी यही है कि कैट्स जो है, असल में उसने कैट्स को रिलेट किया ह्यूमन बीइंग से। दैट इज ए ह्यूमरस पोएम ऑल्दो, बट इंस्टेड ऑफ ह्यूमरस दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग्स एंड द कैट्स, हाउ पीपल रिलेट देमसेल्फ during the life, यही जो है this is all about poem. So we have done with the poem the naming of cats, and we have discussed words to know, and we have discussed in detail, in depth, along with the translation of it. And now we are going to discuss its MCQs and the summary of it. So let's start. Till then, students, you can text me, is there any problem regarding the lecture, regarding the poem, regarding No, ma'am. no? All right. So let's discuss the poem's MCQs and its summary, so you can easily understand and grab the main idea. Okay. So open at page number, I think so your page may be differ, but you have to open at page number 17 of your notes, the naming of cats and its MCQs. Yes. All right. Very first question is the poem The Naming of Cats is written by, किसने लिखा है Naming of Cats? T.S. Eliot ने, ठीक है। T.S. Eliot was a poet, playwright and dash critic. He was literary critic. We have done it in the book. Okay. Question number 3. All of them are sensible dash names. Sensible everyday names. The Telegraph writes birds like dash, complete the simile. B. Yes. Simile क्या होता है, जिसमें हम as और like का as और like का इस्तेमाल करते हैं। as, cool, as, cucumber. So इतना ही जो ठंडा है, जैसे कि खीरा होता है, कुकम्बर किसे कहते हैं, खीरे को। सो दिस इज हाउ वी रिलेट द थिंग। जहां पर हम as और like का इस्तेमाल करें तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिमिली, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिली। ओके, Simile. ओके। Seamer kicked the ball as straight as an dash arrow. Camel is the sheep of the desert. The underlined phrase is an
एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, यहाँ पर हमने एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्ट उसको रिलेट कर दिया। तो सिमिली क्या होता है, जिसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, और मेटाफर होता क्या है, जिसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, हम डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर क्या है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पर जैसे एग्जांपल है मेटाफर की, द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं, कैमल को। तो दिस इज द मेटाफर, जिसमें हमने एज और लाइक का इस्तेमाल किए बगैर जो है हमने रिलेशन क्रिएट किया। ठीक है, ओके जी। करेक्ट स्पेलिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS। सो कंटेम्पलेशन मीन्स मेडिटेशन, यानी जिसे हम कहते हैं कि अपने आप से तन्हाई में जब आप सोचते हैं, या इसको मुराकबा भी कहते हैं, आप अपने डेप्थ इनर जो है आप अपने आप का मुआजना करते हैं लोगों के साथ, अपनी सोच को, अपने आप को इनर, अपने ज़मीर को जोड़ते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेडिटेशन। मैड एज अ हैटर मीन्स crazy. Crazy. Quorum means a selected group. We have discussed it. Okay. The 12th is but the cat himself knows. The sentence is dash tense. अब but the cat himself knows, यहाँ पर knows क्या है, knows क्या बता रहा है हमें, KNOWS knows, S जो है हमें बता रहा है that is particularly addition of S। ये किस टेंस में हम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या होता है, एस का इजाफा करते हैं या ईएस का इजाफा करते हैं या डू डज लगता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू knows. So knows S is telling us that this is particularly of present indefinite tense. ठीक है, the big ship steamed into the harbor. The sentence is in past. अब यहाँ पर देखिए past कैसे पता चला, steam है तो steamed उसने लिखा है, तो steam यहाँ पर ed का इजाफा हुआ है, there is an addition of ed, that is why we have got the idea about that this is of past tense. ठीक है, past indefinite tense. The dash type of name is particular, second type name particulars. Second form of verb of cherish is cherished. First form, second form and third form cherished. So these are the MCQs of this. Now we are going to read the summary of it. Open at page number 18 of your notes. Ji girls, any problem regarding the lecture till now? No, miss. No problem. All right, that's good. Okay, now open at page number 18 of your notes. We are going to discuss the summary of the poem. This poem has been written by T.S. Eliot. It is an interesting poem which gives us information about different names of cats. We are given the information about different kinds of cats in it, but mainly, लेकिन असल में it present the different ways in which people present themselves. लेकिन असल में मैंने आपको बताया कि that is actually what people do in their life. ठीक है, cats means what people do in their lives in front of general public, to their family and friends, and to other selves in their loneliness. In the start of the poem, poem के आगाज में the poet tells us, poet हमें बताता है that naming cats is not an easy task, कि बिल्लियों को नाम देना is not an easy task, बहुत आसान काम नहीं है, because there are 3 different names of cat, क्योंकि different names हैं can possess जो कि बिल्लियां रखती हैं. The first type of name is the one which family uses. पहली kind कौन सी है, जो family use करती है. All right, as such as Peter, Victor, James, etc. Second type of name is particular and peculiar, which belongs to only one cat, such as Posa, Porcupine, and Jellyron. The third type of name is the one which only the cat knows, and it is beyond discovery of human research. Obviously, जो इंसान खुद को जानता है वो कोई किसी को नहीं जान सकता. आप अपने अंदर आपको जितना खुद से जानते हैं, कोई इंसान जो है वो आपको ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई आपका फ्रेंड, ना कोई आपका रिश्तेदार, ना इवन आपके बहन भाई, आप अपने आप को जितना खुद से जानते हैं कोई आपको नहीं जान सकता. ठीक है, सो दिस इज द नेम विच द कैट विल नेवर कन्फेस, और ये ऐसा नाम है जो कि कैट्स जो है कभी भी अपना नाम नहीं बताएंगी. So students, this is the lecture, today's lecture. I hope so you got the idea about this. Any problems regarding today's lecture? No, miss. Any questions? No. So what you have to do is you have to learn the MCQs and you have to learn the summary of it, and you have to write the summary also. Okay, you have to write the summary in your notebooks.
obviously, and it is understood, and you have to learn the MCQs. And I think so MCQs में कोई भी ऐसा difficult word या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो, क्योंकि I have discussed all in detail regarding this. So थोड़ा सा टाइम है, एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपना। जो नेक्स्ट जो है आप निकालिए जरा, नेक्स्ट एप्लीकेशन निकाल लीजिए। हमने फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस कर ली थी। Yes. जी, थर्ड एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। हमने जो है एप्लीकेशन लिखनी है मैरिज सेरेमनी के हवाले से, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैटर्न मैंने आपको डिटेल में बताया था लास्ट टाइम। जी गर्ल्स, बताया Yes. था, सारा कुछ हमने डिटेल में Yes. डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। आपको सारा पता है कि किस तरह से हमने एप्लीकेशन को लिखना है और किस तरह से हमने एप्लीकेशन को जो है वो अटेम्प्ट करना है। सो एप्लीकेशन को जब हमने लिखना है तो ऊपर हमने एप्लीकेशन की हेडिंग देनी है, एप्लीकेशन, ऑलराइट, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द मेन टॉपिक। क्या टॉपिक है जी, बताइए मुझे। टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। MARRIAG। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन जो आप सेंटर में लिखेंगे। देन वी आर गोइंग टू राइट द बेसिक थिंग्स, द प्रिंसिपल एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज, द प्रिंसिपल, then there comes comma, we will be writing with red, the principal, unique, UNIQUE, unique का U capital, high, H capital, and school, S capital. So we will be writing comma over here, and again Lahore, and there will come full stop at the end of Lahore. Then we will skip a line and we will be writing ma'am. Obviously we are going to write for the applications, for the ma'am, comma, and then we will be writing the all the cracks, all the basics of it, like this over here. Then we will be writing yours obediently. Obviously we are writing to the principal, and we will be writing here yours obediently, OBEDIENTLY, comma, and X dot Y dot Z यहाँ पर आएगा। डेट यहाँ पर आप जो लास्ट में लिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट application. Just go through the application now. Respected ma'am, I beg to state that I have to attend the marriage ceremony of my brother. The ceremony will take place on the 10th of this month. The marriage party will leave for Karachi on 9th. It is therefore इसलिए requested that I may be granted leave of absence from school at least for 4 days. इसलिए मुझे जो है वो छुट्टी चाहिए। Yours obediently हमेशा याद रखें, yours में Y कैपिटल आएगा और S जो है उसके ऊपर कोमा नहीं आएगा, ठीक है। और जो ओबीडियंटली है, अफेक्शनेटली है, सिंसियरली है, यहाँ पर जो है हम इनके कैपिटल नहीं लिखेंगे, दे विल बी ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स. So this is how we are going to write the some application. I hope so you got the idea, and we will be discussing it the next lecture in our next Zoom lecture. Till then, take good care of yourself. Inshallah, we will be. Yes, girls, any problem regarding today's lecture? No, miss. Sure? No, miss. Sure. So inshallah, Yes, miss. we will be discussing the other topic in our next Zoom lecture. Till then, take good care of yourself. Keep yourself healthy, strong, and happy. Allah Hafiz. Allah Hafiz.